देखिए, फूड एंड सप्लाई में फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर घोटाला किया जा रहा था। उसमें यूनिट बढ़ाने के लिए अदर स्टेट के आधार कार्ड भी लाकर उनमें ऐड किए जा रहे थे ताकि माल ज़्यादा खाया जाए। एक अंगूठे से राशन निकल रहा था, उसमें 8 बंदे, 10 बंदे, 7 बंदे, ऐसे ऐसे बंदे उसमें ऐड कर रखे थे। उसके बाद जैसे ही मेरे को पता चला, एक ही बंदे का फ़ोन नंबर 110 कार्डों में ऐड है, तो मैंने उससे अंदाज़ा लगाया कि ये सभी राशन कार्ड फर्जी हो सकते हैं। उसके बाद मैंने इसकी शिकायत डीएफएससी करनाल को दी। डीएफएससी करनाल ने टीम बनाई इंद्री के एफएसओ नरवाल जी की, अमन नरवाल जी की। उन्होंने इसकी जांच करके रिपोर्ट डीएफएससी साहब को दी। डीएफएससी साहब ने आदेश किए रविंद्र जागलान एफएसओ को कि आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनकी एफआईआर दर्ज करवाएं। जो पहली एफआईआर थी उसमें 30 लाख, दूसरी में 28, जो तीसरी हुई है उसमें लगभग 25 लाख रुपए का। देखो, मेन जो रोल है, मास्टरमाइंड है वो देवेंद्र मान इंस्पेक्टर और अरुण उर्फ अभिषेक, ये मास्टरमाइंड दोनों बंदे हैं। अरुण एक ब्लैकमेलर आदमी है। ये पहले किसी की शिकायत करता है, फिर शिकायत को वापस लेता है, उससे पैसे लेता है या उससे अपना निजी स्वार्थ के लिए उसकी कंप्लेंट करता है। इसने आज तक जितने भी विभागों की कंप्लेंट की, किसी में भी इसकी शिकायत के तथ्य सही नहीं पाए गए। सारी शिकायतों को ये वापस ले लेता है, लिख के देता है कि मैंने गलतफहमी में की थी, मेरी शिकायत को दफ्तर दाखिल किया जाए। इन सभी कार्डों में अरुण उर्फ अभिषेक का फ़ोन नंबर ऐड है। उसके फ़ोन नंबर से ही ये कार्ड बने हुए हैं। अच्छा, उसके आईडी किसकी है? आईडी देवेंद्र मान इंस्पेक्टर की आईडी से बने हैं। देखो, जो ये घोटाला चला, इन्होंने मिलकर कार्ड बनाए। उसके बाद इसने 2 डिपो लिए, उन डिपोओं में इन कार्डों को दर्ज करा लिया। दर्ज कराने के बाद उनका अंगूठा लगा के राशन निकालते रहे। के माध्यम से पता लगा कि ये ऐसे ऐसे करके इसने कार्ड बनवाए हुए हैं। मैंने फिर ऑनलाइन चेक किया ईपीडीएस की साइट पे, उसमें सभी कार्डों में इसके फ़ोन नंबर थे। पहले 110 कार्ड पकड़े, फिर इसका एक मशीन थी, इसका डिपो एक दूसरे नाम से डिपो ले रखा था, उसमें स्टॉक पड़ा था 35 लाख रुपए का। उसको उजागर किया, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और आरोप सत्य पाए गए। उसके खिलाफ फिर मैंने 86 राशन कार्ड और पकड़े, उसकी शिकायत दी। 86 में से 2 ओरिजिनल पाए गए, 84 फर्जी पाए गए। फिर इन्होंने अपनी जमानत के लिए करनाल कोर्ट में अप्लाई किया कि हमारी जमानत हो जाए बाहर से बाहर, तो जमानत इनकी तीनों की रिजेक्ट हो गई। देवेंद्र कुमार तो अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, जो इंस्पेक्टर था। बाकी जो ये मास्टरमाइंड अरुण था, इसके परिवार के सदस्य, इसमें इसके भाई के नाम पे डिपो भी है, वो फरार है। जो 0179 एफआईआर दर्ज हुई थी 10 मार्च को, उसमें जो आईओ था उसने अपनी भूमिका अच्छी निभाई। देवेंद्र मान को अरेस्ट भी किया और उससे रिकवरी भी बरामद की 4,78,000 रुपये। और ये और बक्के जो अन्य आरोपी हैं वो फरार हैं। और जो दूसरी 2 एफआईआर हुई है उसमें तो अब तक इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं की पुलिस ने। उसके बारे में मैंने एसपी साहब को कंप्लेंट भी की, सीएम ट्विटर पे भी की, अनिल विज साहब को भी की, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी की, लेकिन उन दोनों एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू भी नहीं हुई। महसूस तो यही होता है कि हमारी सरकार में घोटाले नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये जो अधिकारी हैं, सरकार को पता लग गया अभी इन्होंने घोटाला किया है, या तो तुरंत इनसे रिकवरी कर ले, इनकी प्रॉपर्टी से रिकवरी कर ले, या फिर इनको परमानेंट टर्मिनेट कर दे। ऐसा कानून लेकर आए कि इनकी हाई कोर्ट से भी जमानत ना हो, क्योंकि इन्होंने अपनी हाई कोर्ट में जमानत लगा रखी है। झूठे ताव पेज लगाकर कई बार अपनी जमानत करा लेते हैं। लेकिन मैं सरकार से और माननीय हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको जमानत ना दी जाए और पुलिस इनको अरेस्ट करे। पहला जो मुकदमा था वो 10/3/2022 को दर्ज हुआ था। उसमें धारा 420, 467, 468, 471 लगाई थी। देवेंद्र मान को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने उसमें 120B और 409 ऐड कर दी। उसने अपने उसमें बयानों में बताया है कि जो ये फर्जी आधार कार्ड यूपी से लाए गए थे, ये अरुण कुमार लेके आया था और वो ही बरामद करा सकता है। वो बरामद कब हो गए? जब पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। वो अगर हाई कोर्ट से अपनी जमानत करा लेता है तो वो बच ही जाएगा। अगर जमानत हो जाती है तो ना पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती। हाँ, मैं पुलिस से ये कहूँगा, उसने पहले केस में ही जमानत लगाई है, जो अन्य 2 केस हैं पुलिस उसमें तो अरेस्ट करे उसको। एक मान लो एसपी साहब को क्या करना चाहिए था, पहले उसमें एसपी साहब को एक टीम बनानी चाहिए। इन 4 आदमियों के मास्टरमाइंड के 3 पर्चे दर्ज हो गए 32-33 में ही। उसके पास 2 पर्चों में तो एफआईआर दर्ज जरूर हुई है नाम, लेकिन उसमें क्या हुआ, कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई।
एसपी साहब को स्पेशल एक टीम बनाकर इनको अरेस्ट करवाना चाहिए, ताकि ये विदेश ना भाग सकें या हाई कोर्ट से अपनी जमानत ना ले सकें। एसपी साहब से मैं 3 बार मिला हूँ, तीनों बार मिलके मैंने उनको बताया। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं। एसपी साहब ने ठीक रिस्पॉन्स दिया, लेकिन वो ठीक तो जब होगा ना कि इनको अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने के बाद इनसे जो बरामद करना है वो किया जाए। करनाल कोर्ट से इनकी जमानत भी रिजेक्ट हुई है। दोषी थे, जब भी जज साहब ने जमानत नहीं दी ना करनाल से। आरोपी हैं। 1 करोड़ रुपए का इन्होंने गबन किया हुआ है, जो सामने मैंने ला दिया है। गबन तो इससे अलग और भी है, लेकिन जो बिल्कुल सामने आया वो 1 करोड़ रुपए का है। तीनों FIR इन्होंने ये फर्जी 3 डिपो लिए थे। अच्छा, कौन कौन सी एरिया के थे वो? एक 4 चमन करनाल का था, एक जुंडला गेट का था, एक इंदिरा कॉलोनी का था। जो डिपो बनता है वो मौके के इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पे बनता है। वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि सिफारिश की जाती है इस व्यक्ति को डिपो दिया जाए। ये इंस्पेक्टर से तो पहले मिले हुए थे। हर FIR में इंस्पेक्टर देवेंद्र मान का नाम है, तो ये इंस्पेक्टर से तो पहले जुड़े हुए थे। इन्होंने फाइल लगाई, इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट कर दी। बंदा रहने वाला बसंत विहार का, डिपो दे दिया 4 चमन में। डिपो कंट्रोल ऑर्डर 2009 के खिलाफ उल्लंघना की, दे दिया। इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पे DFSC ने डिपो बना दिया। ये किया इन्होंने। देखो, पहले केस में तो जो पुलिस की भूमिका रही है उस IO की, कृष्ण कुमार IO है, उसमें उसकी भूमिका रही है अच्छी। उसके बाद 2 FIR दर्ज हुई हैं। वो SHO जी ने किसको केस दिया, किसको नहीं दिया, उसमें तो अब तक इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई है। तो इससे यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं तो मिली भगत है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि जांच नाम का तो खाना ही नहीं है कोई। ऐसा है जी, अगर डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से ये कहे कि हम आपको जांच में शामिल करके करनाल में फर्जी कार्डों को पकड़ में लाने का कार्य कर सकते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं 1 सप्ताह के अंदर 5 करोड़ रुपए का उजागर कर दूंगा। घोटाला 5 करोड़ रुपए का CMCD करनाल में जो देवेंद्र मान द्वारा किया गया है। देखो, वो जो आटा घोटाला पहले हुआ था, उस घोटाले का नाम तो मेरे को पता है। जिस बात के बारे में मेरे को पता ही नहीं है, उस बारे में क्या बोलूं। अच्छा, EPDS हरियाणा की साइट पे हर डिपो होल्डर का डाटा मौजूद होता है। एक डिपो होल्डर अपने ही कार्ड में अपना नंबर ऐड करा सकता है, पब्लिक के कार्ड में तो पब्लिक का नंबर ही ऐड होएगा। तो इसके नंबर से ट्रेसिंग हुआ है सारा केस। ये जब देवेंद्र मान इंस्पेक्टर था तो चेक तो उसी ने करना था, उसी के कार्यकाल में सारा घोटाला हुआ है पिछले 4-5 साल से। देखिए, कई आरोपियों की तो शिकायत डिपार्टमेंट को दी जा चुकी है, लेकिन उस पर कार्रवाई 0। क्या हरियाणा मुख्यमंत्री से एक ही बात कहूँगा कि हमारी सरकार, क्योंकि पत्रकार जब इंटरव्यू लेते हैं, पत्रकार मिलते हैं, तो ये बात कहते हैं कि आप भी भाजपा से हो। तो हम इस बात से मुकर नहीं सकते कि हम भाजपा से हैं, लेकिन क्या होता है, फील गलत होता है कि ये हमारी सरकार में अधिकारियों द्वारा ऐसे किया जा रहा है। लेकिन एसपी साहब को मैंने रिक्वेस्ट डाली, मैंने देखो 1 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर किया, 120 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। उसके बाद मैंने एसपी साहब को रिक्वेस्ट दी, विज साहब को दी, मुख्यमंत्री साहब को दी कि मेरे को इनसे और इनके परिवार से खतरा है। कोई धमकी आई है आपको किसी तरह की? 14 तारीख को मेरे को व्हाट्सएप पे कॉलिंग आई अरुण उर्फ अभिषेक की कि आपने ठीक नहीं किया। उसके बाद मैंने सिक्योरिटी के लिए भी अपनी वो पत्र लिख के एसपी साहब को दिया, लेकिन कार्रवाई 0। देखो, जिस तरह करनाल में चल रहा है भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री जी को खुद इसमें एक टीम बनानी चाहिए, IPS IAS अधिकारी लगाने चाहिए। उसके बाद इन घोटालों की जांच करानी चाहिए और आरोपियों को जल्द से जल्द अरेस्ट करवाना चाहिए। और सरकार को अपनी तरफ से एक सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट में खड़ा करना चाहिए ताकि आरोपियों की जमानत ना हो सके। वो तो देखो, हाई कोर्ट में उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए, पुलिस उनको अरेस्ट करे। एक केस में नहीं कर पाई, दूसरे में कर लो, दूसरे में नहीं कर पाई, तीसरे में कर लो। किसी केस में तो अरेस्ट करके पुलिस दिखाए इनको, ताकि हम भी देखें कि करनाल की पुलिस अपनी ईमानदारी से काम कर रही है। हाँ, विभाग के 4 अधिकारी मेरे को दे दो, मैं 1 हफ्ते में 5 करोड़ के घोटाले ना उजागर कर दूं, तो जब मेरे को कहना कि मैं गलत नियत से लगा हुआ था। बहुत घोटाले हैं जी, लेकिन करूं क्या, उजागर करूंगा, मेरे को धमकियां आएंगी, पुलिस ने मेरे को सिक्योरिटी नहीं देनी, सरकार ने मेरा आर्म लाइसेंस नहीं बनाना। या तो सरकार जिम्मा लेगी, हम तेरी जान माल को कुछ हो जाता है, हम जिम्मेवार हैं, करनाल प्रशासन जिम्मेवार है। मैं लिख लिख के दे रहा हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना मेरे कभी बयान लिए जा रहे भी आपको दें सिक्योरिटी ना दें।
तो उजागर करके करेंगे क्या? नहीं, विजिलेंस को नहीं भेजा। विजिलेंस पे भरोसा है आपको? हाँ, विजिलेंस पे भरोसा है। अगर सरकार कहती है विजिलेंस इंक्वायरी कराते हैं तो विजिलेंस को मैं तथ्य दे सकता हूँ, विजिलेंस की जांच करे। उसमें भी नहीं हुआ जी कुछ भी। क्या हुआ? 2 आरोपी अरेस्ट कर लिए, अब महीना 2 महीने बाद उनकी जमानत हो जाएगी। जमानत होने के बाद वो नौकरी में करनाल में लगे दिखाऊंगा आपको मैं। देखो, अगर सरकार सहयोग करती है तो भ्रष्टाचार ऐसे ही उजागर होते रहेंगे। अगर सरकार चाहती है भी करनाल में भ्रष्टाचार होता रहे तो हम भी बैकआउट हो जाएंगे। जब मुख्यमंत्री जी से रेस्ट हाउस मिलने गया था मैं, अभी मुख्यमंत्री साहब करनाल आए थे जब, ठीक है, तो उन्होंने ये बोल दिया जो बंदे वहां पे खड़े थे कि पहले कई दिन पहले लिस्ट में नाम डलवाना पड़ेगा। अब मैं एमएलए का बेटा तो हूँ नहीं भी मेरा लिस्ट में नाम डलेगा। जब सर मुख्यमंत्री जी को पता है भी मेरे करनाल में ये घोटाला उजागर हुआ है, हर मीडिया में हर अखबार में डेली छप रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री साहब अपने किसी कार्यकर्ता के थ्रू या किसी उसके थ्रू, मान लो मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते, करनाल डीसी की ड्यूटी लगा दे भी इस बंदे से मिलो, उजागर जो ये कर रहे हैं इनसे पूछो भी ये कैसे हुआ है, इनका फर्ज बनता है। भाजपा भाई साहब, उनको मुख्यमंत्री जी ने करनाल का वो कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है, मीडिया कोऑर्डिनेटर तो जगमोहन जी जगमोहन जी को। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि मीडिया में डेली भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है एक बंदा? मेरा नंबर मीडिया में भी है, पुलिस में भी है, एसएचओ साहब पे भी है, जो मैंने शिकायतें करी हैं उनमें भी है। मेरे को बुलाए एक बार भी पूछे क्या हुआ है। नहीं बुलाना चाहते किसी कार्यकर्ता के माध्यम से बुला ले, मैं बताता हूँ। ये तो सिर्फ नाम पे हो रहा है। मुख्यमंत्री साहब जब तक खुद आगे आगे कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं होता। भाई साहब, मैं तो यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि जो करनाल के भाजपा के बड़े पद पे बैठे हुए हैं ना, उन लोगों के पास भी करनाल के अंदर डिपो हैं। अच्छा, उनके डिपो के अंदर भी कई कई लाख रुपए का घोटाला दिखा सकता हूँ। अगर सरकार ईमानदारी से सामने आगे घोटाला मांगे तो मैं दे सकता हूँ। ऐसा है जी, एक भाजपा नेता है लाइन पार का, पहले किसी और सरकार में था, भाजपा में आ गए, ठीक है, और अच्छे पद पे बैठे हुए हैं भाजपा में। ये नहीं अभी बीजेपी ज्वाइनिंग कर ली, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो मैं जैसे मैं पहले पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गया, 5-7-10 साल से मैं बीजेपी में हूँ, वो बात नहीं है। वो तो अच्छे पद में है, जाने माने करनाल के पद में बैठे हुए हैं। उनके परिवार के बीपीएल फर्जी कार्ड बने हुए हैं भाई साहब। कौन है, क्या नाम है उनके? नाम तो देखो मैं बताऊंगा नहीं, नाम तो बताना पड़ेगा जब बात है तो फिर बताऊंगा नहीं। जब उनकी शिकायत सामने आएगी या कोई अच्छा ऑफिसर आगे मेरे से पूछे, इन्वेस्टिगेशन में मेरे को शामिल करे, मैं बताता हूँ फिर कौन से वो है। आज मैं आपको उनका नाम बता दूं, सुबह उनका ऑनलाइन से राशन कार्ड कट जाएगा तो सबूत खत्म हो जाएगा। हाँ जी, जब सीएम साहब एक कमेटी बना दें, ठीक है, मैं सीएम साहब के सामने तथ्य रख दूंगा, सामने के सारे। अगर एक भी तथ्य सिद्ध नहीं पाया गया ना, जब सीएम साहब बोले भी ये झूठा शिकायत करता था, भाई साहब ये सारे दस्तावेज जो इन शिकायतों के लिए मेरे पास आए हुए थे, ये शिकायतें जो मैंने सीएम ट्वीट की है, कम से कम 1 बार नहीं 10 बार की है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं कोई है। रिप्लाई नहीं। क्या लगता है फिर आपको? तो इसमें यही लगता है जो या तो जो नीचे उनके अधिकारी बैठे हुए हैं वो सीएम साहब को बदनाम कराना चाहते हैं, या सीएम साहब खुद ही बदनाम होना चाहते हैं। कुछ कहना देश की जनता को एक ही बात कहूँगा, एक तो जो ये खबर चलती है किसी भी मीडिया चैनल पे चले, उसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें उसको, ठीक है, या जो बंदा आगे लगा हुआ है उसका साथ दो। हाँ, मैं इतनी बात जरूर कहूँगा, अगर 32-33 सेक्टर पुलिस इन दोषियों को अरेस्ट नहीं करती तो हम जल्द से जल्द, देखो किसी भी पार्टी का ये नहीं मैं भाजपा से हूँ भाई भाजपा वाले मेरा साथ दें, देखो भ्रष्टाचार हो रहा है करनाल में, किसी भी पार्टी का नेता साथ दे, मैं ये नहीं कहूँगा भी नालो दे, बीजेपी दे, कांग्रेस दे, भ्रष्टाचार तो जनता का पैसा है, तो जनता की पैसे की रक्षा करना हर पार्टी के कार्यकर्ता का फर्ज बनता है। तो अगर 32-33 पुलिस इनको अरेस्ट नहीं करती जल्द से जल्द, एक एफआईआर में नहीं करती, दूसरी में करे, दूसरी में नहीं करती, तीसरी में करे, अगर किसी में भी नहीं करती तो उसके बाद चाहे किसी भी पार्टी का सहारा हमारे को लेना पड़े हम लेंगे, तो करनाल में धरना प्रदर्शन करेंगे।